हेलो फ्रेंड्स, करियर इन्फिनिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। माई सेल्फ इज़ अविनाश शर्मा। तो हम पढ़ रहे थे फोटोसिंथेसिस। मैंने आपको बताया था फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन होती है। द फर्स्ट वन इज़ लाइट रिएक्शन एंड सेकेंड वन इज़ डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन बच्चों कहाँ होती थी? ग्रेना में। डार्क रिएक्शन कहाँ होती है? स्ट्रोमा में। और मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि डार्क रिएक्शन में भी दो तरह की साइकिल्स चल सकती हैं, एक C3 पाथवे और एक C4 पाथवे। तो दुनिया में दो तरह के एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, एक डाइकॉट जिनको C3 प्लांट कह सकते हैं और एक मोनोकॉट मोस्टली उन्हें बोल सकते हैं C4 प्लांट। तो आखिर नेचर में C3 प्लांट पहले से अवेलेबल थे, यानी डाइकॉट्स पहले से अवेलेबल थे, तो C4 पौधे बनाने की आवश्यकता क्यों हुई? इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न है फोटो रेस्पायरेशन। इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न है फोटो रेस्पायरेशन। तो बताइए, C3 जो प्लांट्स थे उसके बाद C4 प्लांट्स बनाने की आवश्यकता क्यों हुई? उसका सबसे बड़ा डिफरेंस है फोटो रेस्पायरेशन। जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि फोटो रेस्पायरेशन C3 पौधों में होता था। C3 पौधों में फोटो रेस्पायरेशन होने से क्या होता था? जो एसिमिलेटरी पावर है वो यूज हो जाती थी। एसिमिलेटरी पावर इज यूज्ड इन वेस्टफुल जॉब, इसलिए हम लोग ने इसको वेस्टफुल साइकिल भी कहा था। ठीक है, इसी फोटो रेस्पायरेशन को रोकने के लिए नेचर ने प्रयास किया और डाइकॉट पौधे को इवॉल्व करके उन्होंने मोनोकॉट पौधे की उत्पत्ति कर ली। यानी नेचुरल सिलेक्शन द्वारा डाइकॉट पौधे के बाद मोनोकॉट पौधे का निर्माण किया गया। इसका मेन पर्पस था फोटो रेस्पायरेशन को रोकना। अच्छा, फोटो रेस्पायरेशन को कैसे रोका गया? इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी अपनाई गई होगी? आइए हम लोग डिटेल में देखते हैं इस बात को। देखिए, C3 पौधों में आपको बताया गया था कि जो बंडल सीड सेल होती है वो होती नॉन क्लोरोफिलस, उसमें क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं, नॉन क्लोरोफिलस। जबकि यहाँ पर जो होती है ये कैसी होती है? ये होती क्लोरोफिलस। आपको लास्ट लेक्चर में बताया गया था और आप देख भी पा रहे हैं। यहाँ चेक करिए, ये बंडल सीड सेल है, देखिए ड्राई सी है, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जा रहा है। जबकि यहाँ बंडल सीड सेल देखिए, यहाँ बंडल सीड सेल जो है उसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जा रहे हैं, उसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जा रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो मीजोफिल सेल होती है उसमें चलता था फोटोसिंथेसिस और वहीं पाया जाता था रुबिस्को एंजाइम, रुबिस्को एंजाइम। ठीक है, तो रुबिस्को एंजाइम बच्चों C3 पौधों में कहाँ पाया जाता है? मीजोफिल सेल में। और मीजोफिल सेल किसके डायरेक्ट कांटेक्ट में है? स्टोमेटा। मीजोफिल सेल स्टोमेटा के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है, इसीलिए यहाँ पर CO2 और O2 दोनों के आने का चांसेस ज़्यादा है। CO2 और O2 दोनों के आने का चांसेस ज़्यादा है। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? आपको बताया था रुबिस्को डुअल एंजाइम होता है, डुअल नेचर का एंजाइम है। तो जब अंदर CO2 की सांद्रता O2 की तुलना से ज़्यादा होगी तब ये कार्बोक्सिलेज की तरह बिहेव करेगा और फोटोसिंथेसिस आसानी से हो जाएगी। ठीक है, लेकिन मैंने बताया था जब O2 की सांद्रता CO2 से ज़्यादा हो जाएगी तो ये ऑक्सीजनेस की तरह बिहेव करेगा, और अगर ऑक्सीजनेस की तरह बिहेव करेगा तो फोटोसिंथेसिस की एफिशिएंसी घटेगी और एक नई साइकिल चालू हो जाएगी जिसको बोलते थे फोटो रेस्पायरेशन, फोटो रेस्पायरेशन। ठीक है, तो बताइए C3 पौधों में सबसे बड़ी समस्या थी फोटो रेस्पायरेशन। इसका कारण क्या था? मीजोफिल सेल बहुत सुपरफिशियल होती है और वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है स्टोमेटा के। जबकि यहाँ की एनाटॉमी में देखिए बहुत बदलाव किया गया। यहाँ के एनाटॉमी में मीजोफिल सेल देखिए अभी भी सुपरफिशियल है। तो ये डिसाइड किया नेचर ने ये डिसाइड किया कि हम जो कैल्विन साइकिल अभी तक मीजोफिल सेल में चल रही थी इसको हम यहाँ नहीं चलाएंगे, बल्कि इसको हम चलाएंगे गहराई में इन सेल में चलाएंगे। यानी प्लेस बदल दिया गया। बताइए, कैल्विन साइकिल का प्लेस पहले क्या था C3 पौधों में? तो वो था आपका मीजोफिल सेल। लेकिन अब क्या हुआ? अब प्लेस बदल करके क्या कर दिया गया? बंडल सीड सेल। यानी कैल्विन साइकिल अब चलेगी बंडल सीड सेल में। इससे प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट ये है कि ये काफ़ी गहराई में होती है और ये स्टोमेटा के दूर होती है, इसीलिए O2 और CO2 का एक्सचेंज यहाँ पर नहीं होता है। अब आप सोचेंगे कि अगर O2 नहीं आ रही तो बेहतर है, बट अगर CO2 भी नहीं आएगी तो फिर क्या होगा? तो फिर
केल्विन साइकिल कैसे चलेगी और फूड कैसे बनेगा। तो बच्चों इस बात को ऐसे समझिए, CO2 यहाँ से पकड़ी जाएगी, CO2 स्टोमेटा से होते हुए मीजोफिल सेल में आएगी, मीजोफिल सेल में CO2 आ जाएगी और उस CO2 को हम एसिड के रूप में चेंज कर लेंगे, एसिड के रूप में चेंज कर लेंगे और यही एसिड मीजोफिल सेल में चला जाएगा और ये एसिड टूट करके CO2 अवेलेबल करा देगा, ये CO2 अवेलेबल करा देगा। इससे क्या होगा, केल्विन साइकिल आसानी से चलने लगेगी। मतलब बंडल सीड सेल इज इम्परमेबल फॉर द गैसेस बट परमेबल फॉर एसिड। और इसीलिए नेचर ने क्या किया, CO2 को पकड़ा किस रूप में, एसिड के रूप में, और एसिड को ट्रांसफर कर दिया कहाँ पर, इसको ट्रांसफर कर दिया बंडल सीड सेल में बच्चों। तो बंडल सीड सेल में अगर CO2 अवेलेबल हो गई तो बताइए, जैसे यहाँ केल्विन साइकिल चल रही थी यहाँ भी केल्विन साइकिल चलेगी और यहाँ पर O2 कभी ट्रैप नहीं की जाएगी, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, फोटो रेस्पायरेशन का चांस नील हो जाता है, फोटो रेस्पायरेशन का चांस नील हो जाता है। तो आई होप सो समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ C4 प्लांट, C4 प्लांट की ज़रूरत क्या थी, उसकी आवश्यकता क्यों थी। ठीक है, तो मैं आपको इसको डिटेल में बताता हूँ फोटो रेस्पायरेशन को, फिर हम लोग पढ़ेंगे C4 पाथवे। देखिए हम पढ़ने जा रहे हैं फोटो रेस्पायरेशन की डिटेल। इसके लिए मैं आपको पिछली कुछ चीज़ें याद दिलाता हूँ। याद करिएगा RuBP 5 कार्बन का कीटो शुगर और ये CO2 के साथ जुड़ जाता है, ये CO2 के साथ जुड़ जाता है, इसको बोलते हैं CO2 एक्सेप्टर। तो ये CO2 के साथ जुड़ गया था, इसमें 1 कार्बन होते हैं और एंजाइम काम आया था रुबिस्को, एंजाइम काम आया था रुबिस्को। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है, इसीलिए कार्बोक्सिलेज की तरह बिहेव कर रहा है इस समय। और इस समय इसने 3PGA नाम का एक कंपाउंड बना दिया। 3 पर फास्फेट बैठा हुआ है, फास्फोग्लिसरिक एसिड, और इसके कितने मॉलिक्यूल बनाए, इसके 2 मॉलिक्यूल बनाए। तभी तो यहाँ पर क्या होगा, 6 कार्बन, देखिए 5 और एक 6 कार्बन थे, तो यहाँ पर भी 3 कार्बन के 2 कंपाउंड बने, तो 6 कार्बन बैलेंस है। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद याद करिए, इसके बाद केल्विन साइकिल रन करने लगी थी और फूड बन गया था। ठीक है, ये तब की बात है जब ये कार्बोक्सिलेज की तरह बिहेव कर रहा है। अब सपोज ये ऑक्सीजनेज की तरह बिहेव करे तो भी मैंने आपको बताया था क्या होगा। तो आइए देखते हैं, अगर ऑक्सीजनेज की तरह बिहेव करे तो क्या हो जाएगा। देखिए फिर से रिएक्शन को लिखता हूँ, RuBP 5 कार्बन प्लस ऑक्सीजन, फिर से रुबिस्को एंजाइम, अब किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीजनेज। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि PGA के 2 मॉलिक्यूल नहीं बन पाएंगे, बल्कि यहाँ पर 3 कार्बन का एक कंपाउंड बनेगा और 2 कार्बन का एक कंपाउंड बनेगा। 3 कार्बन के कंपाउंड का नाम फास्फोग्लिसरिक एसिड और 2 कार्बन के कंपाउंड का नाम था फास्फोग्लाइकोलेट। और फास्फोग्लाइकोलेट ने एक फालतू की साइकिल स्टार्ट कर दी, इसी साइकिल को बोलते थे फोटो रेस्पायरेशन। अब देखिए PGA के 2 मॉलिक्यूल पहले बन रहे थे, आपने पहले वाली रिएक्शन में देखा था PGA के 2 मॉलिक्यूल बन रहे थे, अब PGA का 1 मॉलिक्यूल बन रहा है। इसका मतलब ग्लूकोज के बनने में कमी आ जाएगी, यानी फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी भी घट गई और देखिए फोटो रेस्पायरेशन भी होने लगा। फोटो रेस्पायरेशन में क्या घाटा हो गया, यहाँ पर सारी एसिमिलेटरी पावर यानी ATP और NADPH वो यूज़ हो गई फालतू के काम में, यानी एसिमिलेटरी पावर भी यूज़ हो गई और खाना बनना भी कम हो गया। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी। इसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए प्लेस बदल दी गई, यानी कि केल्विन साइकिल को हम अगर मीजोफिल में ना चला करके अगर बंडल सीड सेल में चलाएंगे तो ये समस्या दूर हो जाएगी। और इसीलिए नेचर ने कौन से पौधे बना दिए, C4 प्लांट्स की उत्पत्ति करी। ठीक है, अब आइए इस फिगर को ध्यान से समझते हैं। इसमें ये बात कही गई है जो मैंने अभी आपको समझाया है। देखिए ये रुबिस्को एंजाइम है, बायोस्फीयर का सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला, और ये देखिए डुअल नेचर की तरह काम करता है। ये देखिए कार्बोक्सिलेज और ये देखिए ऑक्सीजनेज। व्हेन CO2 इज अवेलेबल इट बिहेव एज कार्बोक्सिलेज। और इस समय देखिए फास्फोग्लिसरेट बनेगा, फास्फोग्लिसरेट यानी वही फास्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे और आगे चल के शुगर बन जाएगी बाई केल्विन साइकिल। लेकिन अगर मान लो ऑक्सीजन अवेलेबल होगा तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीजनेज की तरह। अब ये क्या करेगा,
पायरुवेट का एक मॉलिक्यूल बनाएगा, 1 मॉलिक्यूल पायरुवेट का बना देगा, यानी फास्फोग्लिसरेट का 1 मॉलिक्यूल बना देगा, ठीक है, और 1 मॉलिक्यूल बना देगा फास्फोग्लाइकोलेट का, ठीक है। ये कितने कार्बन का था? 3 कार्बन। ये कितने कार्बन का? 2 कार्बन। और इसी ने स्टार्ट कर दी थी फोटो रेस्पिरेशन। इससे क्या फ़ायदा होगा कि फास्फो जो ग्लिसरेट है इसको दोबारा रिकवर करने की कोशिश की गई, इसमें एसिमिलेटरी पावर यानी NADPH ATP यूज़ हो गई, और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन यूज़ हुई और CO2 गैस डिस्चार्ज हुई। दैट इज़ वाई नोन एज फोटो रेस्पिरेशन। लाइट की प्रेजेंस में होने वाले रेस्पिरेशन को क्या बोला गया? फोटो रेस्पिरेशन। और चूंकि इसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ये माना जाता है, इसलिए इसको C2 साइकिल भी कहते हैं। फोटो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो नोन एज C2 साइकिल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। क्लियर? आइए डिटेल में पहले हम लोग फोटो रेस्पिरेशन को समझते हैं और फिर हम लोग C4 पाथवे को डिटेल में पढ़ेंगे। आइए फोटो रेस्पिरेशन में मैं आपको कुछ और यूनिक पॉइंट्स बताता हूँ। इसके लिए 3 सेल ऑर्गेनेलिस की जरूरत होती है। द फर्स्ट वन इज क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड वन इज पेरोक्सिसोम, थर्ड वन इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप ऐसे याद कर सकते हो PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। P मतलब पेरोक्सिसोम, C मतलब क्लोरोप्लास्ट, M मतलब माइटोकॉन्ड्रिया। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था RUBP राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, ठीक है। जब ये रुबिस्को के साथ रिएक्ट करता है CO2 की प्रेजेंस में, तो आपको पता था 3PGA के 2 मॉलिक्यूल बन रहे थे, लेकिन यहाँ पर चेक करिए, यहाँ पर तो O2 की प्रेजेंस है। अगर O2 की प्रेजेंस है तो रुबिस्को किसकी तरह बिहेव करेगा? ऑक्सीजनेस। किसकी तरह बिहेव करेगा बच्चों? अभी बताया था ऑक्सीजनेस। जब ऑक्सीजनेस की तरह बिहेव करता है तो 3 कार्बन का एक कंपाउंड बन जाता है। 3 कार्बन का एक कंपाउंड, नाम क्या था? फास्फोग्लिसरेट, ठीक है। और 2 कार्बन का एक कंपाउंड बनता है, यहाँ लिख दिया है वेस्टफुल कंपाउंड, नाम बता दें, इसका नाम था फास्फोग्लाइकोलेट, याद रखिएगा। अब ये फास्फोग्लाइकोलेट पेरोक्सिसोम से होते हुए, माइटोकॉन्ड्रिया से होते हुए, फिर से वापस क्या बनाने की कोशिश करेगा? ये बनाने की कोशिश करेगा 3 फास्फोग्लिसरेट यानी 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। 8 हटा करके आप इक एसिड भी लगा सकते हो, यानी देखिए इसका नाम चेंज करके देखिए 3 फास्फोग्लिसरेट या 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन यूज़ हो रही है और CO2 गैस डिस्चार्ज होगी, और इस फालतू के साइकिल में क्या यूज़ हो जाएगा? देयर इज ऑल्सो यूज ऑफ एसिमिलेटरी पावर, और इसीलिए इसको वेस्टफुल साइकिल भी बोला गया था, क्योंकि इस साइकिल का कोई पर्पस नहीं है, फोटो रेस्पिरेशन का कोई पर्पस नहीं है। इसी को रोकना हमारा प्राइम गोल था C4 पौधे में, ठीक है। देखिए NCERT में फोटो रेस्पिरेशन के बारे में क्या दिया हुआ है, लिखा है लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड वन मोर प्रोसेस दैट क्रिएट्स एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द C3 and C4 plant, that is photo respiration. To understand photo respiration, we have to know the little bit more about the first step of Calvin cycle. और फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ था? CO2 फिक्सेशन यानी कार्बोक्सिलेशन। This is the reaction where RUBP combines with CO2 to form 2 molecule of PGA that is catalyzed by Rubisco. अब आप देखो रिएक्शन में लिख के दिखा रहा हूँ, RUBP कितने कार्बन वाले बच्चों? 5 कार्बन का, ठीक है, प्लस एटमॉस्फेरिक CO2, ठीक है, कितने कार्बन? 1 कार्बन। इस समय रुबिस्को किसकी तरह बिहेव करेगा? इस समय रुबिस्को बिहेव करेगा कार्बोक्सिलेज की तरह। तो यहाँ क्या बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल बनेंगे 3PGA के, 3PGA यानी 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, और आगे केल्विन साइकिल आसानी से रन करेगी, ठीक है, और शुगर बन जाएगा, शुगर का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने आपको अभी बताया कि अगर यहाँ पर O2 आ जाए, अगर CO2 की जगह O2 अवेलेबल होगा, तो फिर रुबिस्को किसकी तरह बिहेव करेगा? ऑक्सीजनेज। तो इसके 2 कंपाउंड ना बन करके कितने कंपाउंड बनेंगे? 1, और एक नया कंपाउंड बन जाएगा, उसका नाम था फास्फोग्लाइकोलेट, और ये चलाने लगेगा फोटो रेस्पिरेशन, और इसमें एसिमिलेटरी पावर यूज़ हो जाएगी, शुगर नहीं बनेगा, ATP नहीं बनेगी, NADPH नहीं बनेगा, और बनना तो दूर यहाँ यूज़ हो जाएगा एसिमिलेटरी पावर, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, रुबिस्को दैट इज़ द मोस्ट अबेंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड, बताया था पूरे बायोस्फीयर का पाया जाता है। डू यू वंडर वाई? क्योंकि इसके बिना खाना नहीं बनेगा।
ये जो होता है ये एक्टिव साइट पर, इसमें दो एक्टिव साइट होते हैं, एक CO2 को बांधने के लिए और एक O2 को बांधने के लिए, इसीलिए इसका नाम पड़ा रुबिस्को। कार्बोक्सिलेज एज वेल एज ऑक्सीजनेज हैज़ ए मच ग्रेटर एफिनिटी फॉर CO2 देन फॉर O2। वैसे तो इसकी एफिनिटी CO2 के लिए ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू O2। इमेजिन व्हाट वुड बी हैपन इफ दिस वर नॉट सो। अगर ऐसा ना हो, मतलब बोल रहे हैं अगर ऐसा ना हो तो दिस बाइंडिंग इज कॉम्पिटिटिव, तो यहाँ कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाएगा। इट इज़ रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 एंड CO2 दैट डिटरमाइंस विच इज टू विल बाइंड टू द एंजाइम। मैंने बताया था ना, अगर CO2 की रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन O2 से ज़्यादा है तो इट बाइंड्स द CO2। इफ O2 की अगर O2 की रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन CO2 से ज़्यादा है तो ये किसको बांधेगा? O2 को बांधेगा। इन C3 प्लांट सम O2 बाइंड्स विथ रुबिस्को। C3 पौधों में कुछ O2 बंध जाता है रुबिस्को के साथ और इससे CO2 फिक्सेशन डिक्रीज हो जाता है, यानी खाना बनना कम हो जाता है। हेयर द RuBP इंस्टेड ऑफ बीइंग कन्वर्टेड 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA, यानी 2 मॉलिक्यूल PGA का ना बना करके, ठीक है, क्या करेगा? ऑक्सीजन फॉर्म 1 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल बना देगा PGA का और एक नया मॉलिक्यूल बन जाता है 2 कार्बन का फास्फोग्लाइकोलेट, जैसा मैंने ऊपर आपको बताया। और वही पाथवे स्टार्ट कर देता है फोटो रेस्पायरेशन। फोटो रेस्पायरेटरी पाथवे में देयर इज नाइदर सिंथेसिस ऑफ शुगर नहीं बना, ना ही ATP बनी और ना ही NADPH बना, बल्कि रैदर इट्स रिजल्ट्स, इसका रिजल्ट क्या हुआ? CO2 गैस रिलीज हो गई और ATP यूज़ हो गया, NADPH भी यूज़ होता है, ध्यान दीजिएगा। It is the photorespiration pathway. There is no synthesis of ATP and NADPH. Therefore, photorespiration is wasteful process. Photorespiration कैसी प्रोसेस है? wasteful। कुछ NCERT अपडेट करके यहाँ पे लिख दिया unknown process, तो unknown process, लेकिन आप wasteful बोलो ज़्यादा सही है, ठीक है? unknown process, is it clear? देखिए फिर NCERT में क्या लिखा हुआ है? In C4 plant photorespiration does not occurs। बताया था ना आपको कि C4 प्लांट्स यानी मोस्टली मोनोकॉट्स का इवोल्यूशन क्यों हुआ, ठीक है? इसमें फोटो रेस्पायरेशन नहीं होता था। इससे क्या होता था? फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ जाती थी। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ पर एक मैकेनिज्म डेवलप की गई जिससे CO2 की सांद्रता बढ़ जाए, ठीक है? किसके पास? इस एंजाइम के पास, यानी रुबिस्को एंजाइम के पास CO2 के सांद्रता बढ़ जाए। और ऐसा बढ़ाने के लिए हमने क्या किया? जगह बदल दी। जगह क्या बदल दी? मीजोफिल में अभी तक रुबिस्को पाया जा रहा था तो कैल्विन साइकिल वहाँ हो रही थी C3 पौधों में, अब ये बंडल शीथ सेल में पाया जाएगा C4 पौधे में, तो इससे क्या होगा? कैल्विन साइकिल बंडल शीथ सेल में होगी और ये स्टोमेटा के करीब था इसलिए O2 के आने का चांसेस ज़्यादा था। ये स्टोमेटा से दूर होता है इसलिए O2 के आने का चांस ऑलमोस्ट निल होता है। तो दिस इज़ बिकॉज, इसका कारण है कि C4 दिस टेक्स प्लेस व्हेन C4 एसिड फ्रॉम द मीजोफिल इज ब्रोकन डाउन। मैंने आपको बताया था इसको CO2 को पकड़ा गया मीजोफिल सेल में, CO2 को पकड़ा कहाँ गया? मीजोफिल सेल में, और किस में बदल दिया गया? एसिड में बदल दिया गया। फिर उस एसिड को ले जाया गया बंडल शीथ सेल में और वहाँ पे CO2 रिलीज हो गई और कैल्विन साइकिल चल गई। तो देखिए क्या लिखा हुआ है? दिस टेक्स प्लेस व्हेन C4 एसिड फ्रॉम द मीजोफिल सेल इज ब्रोकन डाउन इन द बंडल शीथ सेल टू रिलीज CO2। दिस रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द इंट्रासेलुलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। इससे सेल के अंदर का CO2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया और रुबिस्को कभी भी ऑक्सीजनेज की तरह काम नहीं करेगा। इन टर्न दिस इंश्योर्स दैट रुबिस्को फंक्शन एज कार्बोक्सिलेज, यानी वो अब इंश्योर हो गया कि कार्बोक्सिलेज की तरह काम करेगा। ऑक्सीजनेज की एक्टिविटी बिल्कुल मिनिमाइज हो गई, यानी नील हो गई। नाउ दैट यू नो, अब आप जान गए हो कि C4 प्लांट के अंदर फोटो रेस्पायरेशन नहीं होता है। यू प्रोबेबली कैन अंडरस्टैंड वाई प्रोडक्टिविटी एंड यील्ड आर बेटर। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों इनका यील्ड और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बेटर है। इन एडिशन दीज प्लांट शो टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर, यानी ये हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर लेते हैं और हाई लाइट इंटेंसिटी को भी कर लेते हैं। हाई लाइट इंटेंसिटी को भी टॉलरेट कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। और जो पौधे हाई टेम्परेचर पे रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं ट्रॉपिकल प्लांट्स। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल प्लांट्स। इज इट क्लियर? तो मैंने आपको पहले फोटो रेस्पायरेशन बता दिया ताकि आपको क्लैरिफाई हो जाए कि कैसे चीज़ें चलती हैं। कितने सेल ऑर्गेनेली काम आ रहे थे? क्या फार्मूला था बच्चों? PCM, P फॉर पैरोक्सिसोम, C फॉर क्लोरोप्लास्ट, M फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है?
आइए C4 साइकिल पढ़ने से पहले उसकी एनाटॉमी मैं बता दूं। वैसे मैं लास्ट लेक्चर बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। ये देखिए स्टोमेटा है और इसके संपर्क में ये कौन सी सेल है, मीजोफिल सेल। और आप देख पा रहे हो बिल्कुल ये माला के आकार की है। मैंने बोला था वृत्त के आकार की, यानी जैसे ये देखिए फूलों की माला है ना, जैसे पुष्पांजलि बनाई जाती है, यानी कि जो श्रद्धांजलि देने के लिए जो सैनिक हमारे वीर गति को प्राप्त होते हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ऐसे हम लोग बनाते हैं, ठीक है। पुष्पांजलि उसी को बोलते हैं, बिल्कुल ऐसे ही दिख रही है। और मीजोफिल सेल भी देखो ऐसे ही दिख रही है। मीजोफिल सेल ऐसे दिख रही है बाहर, और अंदर की तरफ गहराई में क्या प्रेजेंट है, बंडल सील सेल, वो भी माला के आकार की दिख रही है, पूरा पुष्पांजलि जैसी, ठीक है। और ये देखिए जैसे होल होता है यहाँ पे, ये होल है इसी तरीके से। और ये होल है क्या, वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल यानी जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। तो बताइए एनाटॉमी कैसी, क्रैंच एनाटॉमी या वृत्त एनाटॉमी किस में पाई जाती है, C4 पौधे में। इससे बेनिफिट क्या है, इस तरह के एनाटॉमी में बिल्कुल ये माला के आकार की अरेंज हो जाती है, ठीक है। और बंडल सीड सेल में क्या पाया गया, क्लोरोप्लास्ट पाया जाने लगा, जो कि C3 पौधों में नहीं पाया जा रहा था। पहले आप देख पा रहे थे C3 पौधे में कि साइकिल, कैल्विन साइकिल यहाँ चल रही थी मीजोफिल सेल में, अब उसकी जगह बदल दी गई। कहाँ चलेगी बच्चों, चलेगी अब बंडल सीड सेल में। CO2 को पकड़ा कहाँ से जाएगा, CO2 को पकड़ा जाएगा मीजोफिल सेल में, और फिर किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, मैं फिर से एक बार ब्रीफ करा रहा हूँ, एसिड में। एसिड कहाँ चला जाएगा, बंडल सीड सेल में, फिर से क्या रिलीज कर देगा, CO2, और कौन सी साइकिल चल जाएगी, कैल्विन साइकिल। तो यहाँ पर जो रुबिस्को प्रेजेंट होगा, क्या उसको ऑक्सीजन अवेलेबल होगा, नहीं, इसीलिए खाना पूरा बनेगा, कोई भी वेस्टफुल रिएक्शंस नहीं होगी। सो देयर इज नो चांस ऑफ फोटो रेस्पायरेशन, ठीक है, क्लियर। आइए और डिटेल में हम लोग इसको पढ़ते हैं। देखिए इस फिगर में C4 लीफ की एनाटॉमी के बारे में दिया हुआ है, आपको दिख रहा है। ये बाहर वाली सेल कौन सी है, सुपरफिशियल, दिस इज मीजोफिल सेल। ये डीप वाली कौन सी है, दिस इज बंडल सीड सेल, ठीक है। और इसकी दीवार गैसेस के लिए इम्परमेबल होती है। और ये देख रहे हो आप वेन एक्चुअली में वैस्कुलर टिश्यू को शो करता है, जिसमें दो चीज़ें आती हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। और ये देखिए स्टोमेटा होता है या स्टोमा भी बोलते हैं, ठीक है। और हाइपोस्टोमेटिक लीफ होगी कि एम्फीस्टोमेटिक, तो एम्फी होती है, दोनों सतह पर पाई जाती है, क्योंकि मोनोकॉट्स में दोनों सतह पर पाई जाती है। यहाँ पर ये शो करने की कोशिश की गई है कि ये क्रैंच एनाटॉमी है। कौन सी है बच्चों, क्रैंच, क्रैंच, या फिर दूसरा नाम वृत्त एनाटॉमी यानी माला के आकार की, ठीक है। डिफरेंस कंपेयर टू C3 कैल्विन प्लांट, यानी इसको C3 प्लांट से कंपेयर किया गया है। पहली बात तो दो टाइप की सेल यहाँ इन्वॉल्व हो रही है, एक मीजोफिल और एक बंडल सीड। आपने देखा था कि C3 पौधों में सिर्फ और सिर्फ मीजोफिल इन्वॉल्व होती थी, ठीक है। दूसरी बात, CO2 फिक्सेशन जो होता है दो जगह पर होता है, दो जगह CO2 फिक्स होता है, इसीलिए यहाँ पे दो एंजाइम काम आएंगे, एक रुबिस्को और एक पेप्केज, इसको शॉर्ट में पेप्केज बोलते हैं। दिस इज रुबिस्को एंड दिस इज पेप्केज, दो काम आएंगे। तो CO2 रिड्यूस होगी कितनी बार, दो बार रिड्यूस होगी, ठीक है। देखिए एक बार यहाँ मीजोफिल सेल देखिए सुपरफिशियल वाली, ये किसके कॉन्टैक्ट में है, ये स्टोमेटा के कॉन्टैक्ट में होती है, स्टोमेटा के कॉन्टैक्ट में होती है, ठीक है। यहीं से CO2 एंटर कर जाता है और ये आ गया। अब देखिए इसको सबसे पहले पेप्केज नाम का एंजाइम रिसीव कर लेगा, पेप्केज नाम का एंजाइम इसको रिसीव कर लेगा। और यहाँ पर जो CO2 एक्सेप्टर होता है वो दो प्रकार का होता है। आपने देखा था कि C3 पौधों में एक CO2 एक्सेप्टर था, दैट इज RUBP, यहाँ दो होंगे, RUBP और पेप, फास्फोइनोइल पायरुवेट, फास्फोइनोइल पायरुवेट, ये फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर है, जबकि ये है सेकेंड CO2 एक्सेप्टर, ठीक है। तो फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर ये हो गया और सेकेंड CO2 एक्सेप्टर यहाँ पाया जाता है, ठीक है, इस जगह पे पाया जाएगा बंडल सीट में, RUBP। तो पहला CO2 एक्सेप्टर पेप, और पेप जब CO2 एटमॉस्फेयर से रिसीव करेगा तो इसके लिए एंजाइम कौन सा काम आएगा, पेप कार्बोक्सिलेज, जिसको पेपकेज भी शॉर्ट में बोलते हैं। और पहला स्टेबल प्रोडक्ट बन जाएगा 4 कार्बन वाला, इसीलिए साइकिल का नाम पड़ा C4 साइकिल, C4 साइकिल, ठीक है। अब आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो है ऑक्सैलो एसीटेट, ये एक एसिड है, ये एसिड दूसरे एसिड में बदल गया,
ये एसिड यहाँ आ गया बंडल शीथ सेल में, इसने देखिए CO2 रिलीज कर दिया और खुद कन्वर्ट हो गया दूसरे एसिड में, ठीक है, और फिर ये रिसाइकल हो गया जाके, इसीलिए तो बोलते हैं C4 साइकिल, C4 साइकिल, ठीक है। और जो CO2 मिला उसको केल्विन साइकिल में यूज़ कर लिया गया बिल्कुल C3 साइकिल की तरह, और शुगर बना लिया गया। ये शुगर कहाँ चली जाएगी बच्चों? फ्लोएम में, ये फ्लोएम में चली जाएगी। और फ्लोएम किसका पार्ट है? फ्लोएम है वैस्कुलर टिश्यू का पार्ट, ठीक है। आइए डिटेल में इस साइकिल को देखें तो ज़्यादा बेटर होगा। ये NCERT का एक फिगर है, देखिए इसमें ये मीजोफिल सेल है। मीजोफिल सेल ने एटमॉस्फेरिक CO2 को रिसीव किया, ठीक है। जैसे इसने एटमॉस्फेरिक CO2 को रिसीव किया, ठीक है, और यहाँ पर फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर इन्वॉल्व होता है जिसको प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर भी कहते हैं, ये पाया जाता है। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर पाया जाता है यहाँ पर, और ये इसके साथ रिएक्ट कर देगा, ये इसके साथ रिएक्ट कर देगा, अंदर आने पे ये कार्बोनिक एसिड में बदल जाता है। अब ये और ये फिक्स हो जाता है, ये और ये फिक्स हो जाता है। एंजाइम कौन सा काम आएगा? एंजाइम काम आएगा पेपकेज या पेप कार्बोक्सिलेज, पेपकेज। फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर इज पेप, पेप का पूरा नाम फास्फोइनोइल पायरुवेट। इसने CO2 रिसीव कर लिया ना, इसने CO2 रिसीव कर लिया, और एंजाइम कौन सा काम आया? पेपकेज, पेपकेज। इसीलिए देखिए यहाँ इनिशियल CO2 फिक्सेशन हो गया, इनिशियल CO2 फिक्सेशन कहाँ हो रहा है बच्चों? मीजोफिल सेल में, ठीक है। जैसे ही ये मीजोफिल सेल में इनिशियल CO2 फिक्सेशन हुआ, यहाँ पर एसिड बन जाता है OAA। कितने कार्बन है? 4, इसीलिए साइकिल का नाम क्या पड़ा? C4 साइकिल, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जिसका नाम है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, उसमें कार्बन की संख्या 4 होती है, इसीलिए इसको C4 साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये तुरंत कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? मैलिक एसिड में। यहाँ लिख देता हूँ, इट विल कन्वर्ट इनटू मैलिक एसिड। कुछ में ये कन्वर्ट हो जाता है एस्पार्टिक एसिड में, एस्पार्टिक एसिड ज़्यादातर कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड में, कुछ पौधों में कन्वर्ट हो जाता है एस्पार्टिक एसिड में। तो आइदर इट विल कन्वर्ट इनटू मैलिक एसिड और कन्वर्ट इनटू एस्पार्टिक एसिड। अब ये देखिए प्लाज्मोडेस्माटा से होते हुए, आप जानते हो प्लांट की 2 सेल आपस में जुड़ती प्लाज्मोडेस्माटा द्वारा, तो ये देखिए प्लाज्मोडेस्माटा से डिफ्यूज़ होते हुए ये ट्रांसपोर्ट होकर के चला आता है यहाँ पर। अब C4 एसिड यहाँ ट्रांसपोर्ट होकर के आ गया। कौन सा एसिड आया? मैलिक या एस्पार्टिक। अब देखिए इससे CO2 डिस्चार्ज हो गई, इसका डीकार्बोक्सिलेशन जब होगा तो CO2 डिस्चार्ज हो जाएगी। देखिए इससे CO2 डिस्चार्ज हो गई और ये CO2 केल्विन साइकिल में यूज़ हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा बच्चों? बन जाएगा शुगर। तो शुगर कहाँ बना? बंडल शीथ सेल में, ठीक है। अच्छा ये CO2 जो होता है ये किसके साथ जुड़ेगा? ये RUBP के साथ जुड़ेगा। RUBP को बोलते हैं सेकेंडरी CO2 एक्सेप्टर। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर का नाम पेप और इसका नाम है सेकेंडरी CO2 एक्सेप्टर, सेकेंडरी CO2 एक्सेप्टर, ठीक है। और ये यहाँ एंजाइम कौन सा काम आएगा? जैसे इस जगह पे काम आया पेपकेज, तो यहाँ का एंजाइम काम आएगा रुबिस्को। लेकिन रुबिस्को किसकी तरह बिहेव करेगा? कार्बोक्सिलेज की तरह। बाकी का आप आगे केल्विन साइकिल तो पहले ही पढ़ चुके हैं, क्लियर हो गया होगा आपको। अब ये जो C3 एसिड एक नया बन गया, देखिए C4 था तो एक कार्बन निकल गया, अब 3 कार्बन का एक नया एसिड बना, इसका नाम होता है पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड। अब ये पायरुविक एसिड यहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर के प्लाज्मोडेस्माटा द्वारा वापस आ गया और ये वापस रीजनरेट कर दिया इसने। क्या रीजनरेट कर दिया? PEP दोबारा रीजनरेट हो गया। तो क्या क्या समझ में आया? 2-3 क्वेश्चन बताइए। प्राइमरी CO2 फिक्सेशन, इनिशियल CO2 फिक्सेशन कहाँ हुआ? मीजोफिल में। फाइनल CO2 फिक्सेशन कहाँ हुआ? फाइनल CO2 फिक्सेशन, फाइनल CO2 फिक्सेशन कहाँ हुआ? बंडल शीथ सेल में। बताइए प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कहाँ प्रेजेंट था? मीजोफिल में। और पेपकेज एंजाइम कहाँ प्रेजेंट था? मीजोफिल में। जबकि RUBP यानी सेकेंडरी CO2 एक्सेप्टर कहाँ प्रेजेंट था? बंडल शीथ में। और बताइए रुबिस्को एंजाइम कहाँ प्रेजेंट था? बंडल शीथ सेल में। केल्विन साइकिल कहाँ चली? बंडल शीथ सेल में, ठीक है। इसके लिए आप लोगों को एक फार्मूला बताता हूँ, ब्रू कॉफ़ी, आपने पढ़ा होगा ब्रू कॉफ़ी आती है, ठीक है। B का मतलब बंडल शीथ सेल, वहीं पे रुबिस्को पाया जाएगा, वहीं पे RUBP भी पाया जाएगा और वहीं पे कॉफ़ी का मतलब केल्विन साइकिल चलेगी, केल्विन साइकिल चलेगी। तो याद हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो बताइए एसिड को पकड़ा किस रूप में गया? पकड़ा किसने? मीजोफिल। और लाया कहाँ गया? लाया गया यहाँ बंडल शीथ में। किस रूप में लाया गया? एसिड के रूप में। और फिर ये वही CO2 थी जो यहाँ से पकड़ी गई थी, यहाँ डिस्चार्ज कर दी गई। तो देखिए हमारा काम भी हो गया और फोटो रेस्पिरेशन का कोई चांस नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन नहीं आएगी और ये ऑक्सीजनेस की तरह बिहेव नहीं करेगा। आइए इसी को एक बार मैं डिटेल में और समझा देता हूँ आपको।
देखिए इसको मान लेते हैं मीजोफिल सेल और इसको मान लेते हैं बंडल शीथ सेल नीचे की तरफ, और इसकी दीवार मोटी होती है और इम्परमेबल फॉर गैसेस बट परमेबल फॉर एसिड। ठीक है, अब देखिए मीजोफिल सेल में एटमॉस्फेरिक CO2 आती है। ठीक है, उसके लिए प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर अवेलेबल है। दिस इज प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। नाम क्या है? पेप। कितने कार्बन का कंपाउंड है? 3। पूरा नाम है फास्फोइनोइल पायरुवेट। इसने एटमॉस्फेरिक CO2 को रिसीव कर लिया, एटमॉस्फेरिक CO2 को रिसीव कर लिया, उसमें कितने कार्बन है? 1। ठीक है, और एक एंजाइम यहाँ पाया जाता है पेपकेज। पेपकेज का पूरा नाम पेप कार्बोक्सिलेज। अब बताइए 3 कार्बन ये, 1 कार्बन ये एंजाइम उसको 4 कार्बन के एक एसिड में बदल देता है। उस एसिड का नाम है ऑक्सैलो एस्टिक एसिड। कितने कार्बन का है? 4 कार्बन। और ये होता है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। दिस इज फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, दैट इज वाई दिस साइकिल इज नोन एज C4 साइकिल। C4 साइकिल, इसको हैच और स्लैक ने खोजा था, इसलिए इसको बोलते हैं हैच एंड स्लैक साइकिल। हैच एंड स्लैक साइकिल कहाँ पर खोजा गया? मेज़ में, सॉर्गम में, मेज़ और सॉर्गम। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब ये OAA चेंज हो गया मैलिक एसिड में। किस में चेंज हो गया? मैलिक एसिड में। मैलिक एसिड में भी कितने कार्बन है? 4। या तो एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये यहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर के यहाँ पे चला गया। किसके द्वारा आया? प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा। अब ये मैलिक एसिड यहाँ पहुँच चुका है। मैलिक एसिड तुरंत ब्रेक हो जाता है और CO2 रिलीज कर देता है। फिर देखिए जब ये ब्रेक होगा तो इसमें 4 कार्बन की जगह अब 3 कार्बन का एक कंपाउंड बचेगा और एक CO2 डिस्चार्ज हो गया। जो 3 कार्बन का कंपाउंड है उसका नाम है पायरुविक एसिड। आपने पढ़ा होगा रेस्पिरेशन में, पायरुविक एसिड में कितने कार्बन? 3 कार्बन। तो देखिए रिएक्शन बैलेंस है ना, 4 कार्बन थे, 3 कार्बन ये, 1 कार्बन ये कार्बन कहाँ पे यूज़ हो जाएगा? इसको रिसीव कर लेगा RUBP, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी CO2 एक्सेप्टर। सेकेंडरी CO2 एक्सेप्टर ये रिसीव कर लेगा, तो RUBP सेकेंडरी CO2 एक्सेप्टर होता है। और इस रिएक्शन को कैटालाइज कौन करता था बच्चों? इस रिएक्शन को कैटालाइज करता था रूबिस्को। यहाँ पे रूबिस्को कार्बोक्सिलेज की तरह काम कर रहा होगा। और आप याद करो यहाँ पे बन जाएगा PGA में कितने कार्बन? 3 कार्बन। आगे क्या रन होने लगेगी? आगे केल्विन साइकिल चलने लगेगी और क्या बन जाएगा? आप लोग पढ़ चुके हो, केल्विन साइकिल द्वारा शुगर बन जाती है। कितने स्टेप में हुई थी? 3। फार्मूला क्या था? CR², कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन ऑफ RUBP। ठीक, तो इधर तो बन गई शुगर। तो शुगर कहाँ बनी बच्चों? बंडल शीथ सेल में। RUBP कहाँ पाया गया? बंडल शीथ सेल में। रूबिस्को कहाँ पाया गया? बंडल शीथ सेल में। देखिए जो CO2 है वो पकड़ा किसने? मीजोफिल ने। ठीक है, और कहाँ छोड़ दिया? आप देखो कहाँ छोड़ दिया? बंडल शीथ सेल में। यही मोटो था C4 पाथवे का यही मोटो था, बाकी कोई मोटो नहीं था। अब इसी CO2 का उपयोग करके केल्विन साइकिल चल गई और रूबिस्को कार्बोक्सिलेज की तरह काम कर रहा है, ऑक्सीजनेज की तरह काम नहीं करेगा। अब ये पायरुविक एसिड वापस चला गया प्लाज्मोडेस्माटा द्वारा, और किस में दोबारा चेंज हो जाएगा? इसमें दोबारा चेंज हो जाएगा फास्फोइनोइल पायरुवेट में। अच्छा देखिए यहाँ फास्फोरस नहीं है और यहाँ फास्फोरस लिखा हुआ है, इसका मतलब इसको ATP की आवश्यकता होगी। यही कारण है कि C3 पौधे को कितने ATP की आवश्यकता हुई थी? कितने NADPH की? 18 ATP और 12 NADPH। ठीक है, C4 को एक्स्ट्रा ATP की यहाँ जरूरत पड़ रही है, क्योंकि रीजनरेशन ऑफ पेप करना पड़ेगा, इसीलिए उसको एक्स्ट्रा ATP की जरूरत पड़ती है। तो 12 एक्स्ट्रा ATP चाहिए। तो 18 and 12 कितने हुए बच्चों? 30 ATP इसके लिए टोटल चाहिए और 12 NADPH की ज़रूरत होती है। इस प्रकार आपने देखा कि साइकिल भी रन कर गई, फोटो रेस्पिरेशन का चांस भी ऑलमोस्ट निल हो गया। ठीक है, आप जानते हो कि ये बेटर फोटोसिंथेसाइजर होंगे, इनकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा है और ये हाई टेम्परेचर के लिए अडेप्टेड होते हैं, मतलब ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं और हाई लाइट इंटेंसिटी को फेस कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये बहुत अच्छे पौधे होते हैं, इसीलिए मोनोकॉट की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। आप देख लो, हमें जो खाने के लिए अनाज मिलता है ज़्यादातर मोनोकॉट से ही मिलता है। ठीक है बच्चों, आइए अब एनसीईआरटी से इसको हम लोग देखते हैं। उससे पहले मैं ब्रीफ एक बार फिर करा देता हूँ। हैच एंड स्लैक पाथवे बोलते हैं, दिस इज द अनदर नेम ऑफ C4 पाथवे। फोटो रेस्पायरेशन काउंटर्ड बाय CO2 रिएक्शन विद पेप, यानी कि फोटो रेस्पायरेशन को किसने रोक लिया? पेप ने रोका। ठीक है, स्टोर ऑफ फिक्स्ड CO2 नॉट नॉर्मली अवेलेबल, मतलब ये फिक्स कर देता है CO2 को और स्टोर भी कर लेता है। देखिए, एयर से CO2 मिली और ये अंदर आ गई, कहाँ पे आई? बेसोफिल सेल के अंदर आ गई, और इसको प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर ने रिसीव कर लिया, जिसका नाम था PEP। ठीक है, और यहाँ एंजाइम कौन सा काम आया? पेपकेज क्या बन गया? ऑक्जेलो एसीटेट या ऑक्जेलो एस्टिक एसिड। कितने कार्बन? 4 कार्बन, इसलिए इस साइकिल का नाम क्या पड़ा? C4 पाथवे। अब ये एक दूसरे 4 कार्बन के कंपाउंड में बदल जाता है, जिसको मैलेट या मैलिक एसिड बोलते हैं। कभी कभी मैंने क्या बोला था? एस्पार्टिक एसिड भी बनता है, अब ये प्लाज्मोडेस्माटा द्वारा देखो बंडल शीथ सेल में चला गया। मैलिक एसिड जो होता है वो CO2 डिस्चार्ज कर दिया, और इसी CO2 ने कैल्विन साइकिल द्वारा क्या बना लिया? सुगर बना लिया। ठीक है, और 3 कार्बन का एक कंपाउंड बन गया। 3 कार्बन के एसिड का नाम था पायरुविक एसिड या पायरुवेट। ये प्लाज्मोडेस्माटा द्वारा वापस आ गया मेसोफिल सेल में, ताकि ये दोबारा PP बना ले, तभी तो साइकिल कंप्लीट होगी। ये पायरुविक एसिड ने देखो यहाँ पे क्या बना लिया? यहाँ पे बना लिया PP दोबारा, और इसके लिए एक्स्ट्रा ATP खर्च होती है। तो मैंने अभी आपको बताया कि कितनी एक्स्ट्रा होगी? 12 ATP एक्स्ट्रा खर्च होगी, इसलिए टोटल 30 ATP और 12 NADPH की आवश्यकता होती है फॉर C4 पाथवे। क्लियर? आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए एनसीईआरटी से एक बार देखते हैं इसको। देखिए एनसीईआरटी C4 पाथवे, मैंने अभी आपको बताया था ये ड्राई ट्रॉपिकल रीजन के लिए अडेप्टेड होते हैं, और इन पाथवे को बोलते हैं C4 पाथवे। दो दिस प्लांट हैव C4 OAA एसिड, यानी इसमें कौन सा एसिड बना था? ऑक्जेलो एस्टिक एसिड। कितने कार्बन? 4 कार्बन। इसीलिए पहला जो CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट था, ठीक है, उसको बोला गया था हम लोग ने OAA, जबकि आपने देखा था कैल्विन साइकिल में ये जो पहला था वो 3 कार्बन वाला था। उसका नाम क्या था बच्चों? उसका नाम था PGA, इसीलिए उसको C3 बोलते थे और इसको C4। देन इन व्हाट वे आर दे डिफरेंट फ्रॉम C3 प्लांट, फिर ये किस मामले में C3 प्लांट से डिफर है? दिस इज ए क्वेश्चन दैट यू मे रीजनेबली आस्क टू यू, यानी अपने आप से ये पूछना चाहिए इसका क्या रीज़न है। C4 प्लांट आर स्पेशल। C4 प्लांट स्पेशल क्यों है? क्योंकि उनकी लीफ की एनाटमी, देखिए अभी लेक्चर की शुरुआत में बताया गया था, स्पेशल होती है, और उस एनाटमी को, और ये ऐसी एनाटमी होती है कि हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सके, हाई लाइट इंटेंसिटी को टॉलरेट कर सके, देखो लिखा हुआ है। और दे लैक्स द प्रोसेस, इसके अंदर एक प्रोसेस जो होती है फोटो रेस्पायरेशन, वो नहीं होता है, एंड हैव ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास, इनका बायोमास का प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होता है। लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन, अब इसको एक करके समझते हैं। इसका वर्टिकल सेक्शन लीफ का काटेंगे तो आपको दिख जाएगा C3 और C4 में क्या डिफरेंस है, और मैंने आपको बताया था। फिर एनसीईआरटी में क्या लिखा आगे? पर्टिकुलरली लार्ज सेल अराउंड द वेस्कुलर बंडल ऑफ C4 पाथवे आर कॉल्ड एज बंडल शीथ सेल, मतलब वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ की जो बड़ी सी सेल होती हैं उनको हम लोग ने बोला था बंडल शीथ सेल। एंड द लीव्स हैव द सच एनाटमी आर सेट टू बी क्रैंज एनाटमी, इसको क्रैंज एनाटमी कहते हैं। क्रैंच का मतलब होता है वृत्त, यानी वही मोतियों माला, कोई भी माला, जैसा मैंने आपको फिगर में दिखाया था। ठीक है, एंड इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल, ये सेल के अरेंजमेंट को रिफ्लेक्ट कर रहा था कि सेल कितनी वेल सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज है। द बंडल शीथ सेल मे फॉर्म सेवरल लेयर्स अराउंड द वेस्कुलर बंडल, मतलब उसकी कई सारी लेयर्स होती है वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ। दे आर करेक्टराइज्ड बाय हैविंग ए लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यानी उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट होता है, तभी तो वो कैल्विन साइकिल को आसानी से रन कर सकती है। और इसकी दीवार कैसी थी? थिक वॉल्ड और इम्परवियस टू गैसेस। CO2 और O2 का एक्सचेंज यहाँ नहीं होता था, क्योंकि ये उसके लिए अपारगम्य होती है, और इसके बीच में कोई स्पेस नहीं होता है। यू मे लाइक टू कट द सेक्शन ऑफ द C4 प्लांट लाइक मेज और सॉर्गम, बताया था ना, मेज और सॉर्गम में खोजा गया था।
तो आपको क्रैंज एनाटॉमी दिख जाएगी और मेसोफिल सेल का डिस्ट्रीब्यूशन भी दिख जाएगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था। फिर क्या लिखा हुआ है, इट वुड बी इंटरेस्टिंग फॉर यू टू रिकलेक्ट लीफ ऑफ डाइवर्स स्पीसीज ऑफ प्लांट अराउंड यू एंड कट द वर्टिकल सेक्शन ऑफ लीफ, यानी कि आप बहुत सारे प्लांट के लीफ को लें और उसका ट्रांसफर सेक्शन कट करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा। ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप, फिर माइक्रोस्कोप से देखिए तो बंडल शीथ सेल आपको वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ लिपटी हुई दिखाई पड़ेगी। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ बंडल शीथ वुड हेल्प टू आइडेंटिफाई द C4 प्लांट, और इसी सेल को देख करके आप पता लगा लोगे कि कौन सा C4 है कौन सा C3। ठीक है, फिर दिस पाथवे दैट हैज़ बीन नेम द हैच एंड स्लैक, हैच और स्लैक ने खोजा था और ये साइक्लिक पाथवे होता है। लेट अस स्टडी द पाथवे बाय लिस्टिंग द स्टेप। देखिए, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर का नाम था 3 कार्बन वाला पेप, PEP। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता था बच्चों, मेसोफिल सेल में। एंजाइम कौन सा ऐसा था जो CO2 को फिक्स करने में मदद कर रहा था, पेपकेज या पेप कार्बोक्सिलेज। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर रुबिस्को नहीं पाया जाता है, और पहला स्टेबल कंपाउंड इसके अंदर बना OAA। कहाँ बना था, मेसोफिल सेल में। कितने कार्बन थे, 4, इसलिए साइकिल का नाम C4 साइकिल, C4 साइकिल। ठीक है, अब देखिए, इट देन फॉर्म्स द अदर 4 कार्बन कंपाउंड। यहाँ पे एक दूसरा 4 कार्बन कंपाउंड बना। याद करिए, ज़्यादातर मैलिक एसिड और रेयरली एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड इन द मेसोफिल सेल, मेसोफिल सेल में ही बन गया। फिर वो प्लाज्मोडेस्माटा से ट्रांसपोर्ट होकर के बंडल शीथ सेल में चला गया। ठीक है, इन द बंडल शीथ सेल दीज C4 एसिड, कौन सा C4 एसिड, या तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, CO2 रिलीज कर देगा और एक 3 कार्बन का नया मॉलिक्यूल बनाएगा। बताइए 3 कार्बन का नया मॉलिक्यूल क्या है, पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड। और CO2 का यूज़ क्या हुआ, CO2 का यूज़ है जो केल्विन साइकिल के लिए यूज़ हो गया। लिखा है तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल यानी पायरुविक एसिड प्लाज्मोडेस्माटा से वापस ट्रांसपोर्ट होकर के मेसोफिल सेल में चला गया और वहाँ जा कर के PEP उसने बना लिया ताकि साइकिल कंप्लीट हो जाए। द CO2 रिलीज इन द बंडल शीथ सेल एंटर्स टू द C3 या केल्विन पाथवे। क्लियर हो गया बच्चों, और इससे क्या बन जाएगी, शुगर। और ये सभी पौधों में कॉमन होता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था और आज भी मैंने इसको कई बार फोकस किया है। बंडल शीथ सेल आर रिच इन एन एंजाइम, बंडल शीथ सेल जो होती है ये एंजाइम रिच होती है। कौन से एंजाइम रिच बच्चों, रुबिस्को। लेकिन यहाँ रुबिस्को किसकी तरह बिहेव करेगा, कार्बोक्सिलेज ओनली, कार्बोक्सिलेज ओनली। यहाँ कौन सा एंजाइम नहीं था, पेपकेज। 10 द बेसिक पाथवे, ये बिल्कुल बेसिक पाथवे है जिससे शुगर बनेगी, बिल्कुल केल्विन साइकिल ही है और लिखा हुआ है ये कॉमन होती है C3 और C4 में। ठीक है, डिड यू नोट दैट द केल्विन साइकिल पाथवे, आपने केल्विन साइकिल पाथवे को मेसोफिल सेल में पढ़ा होगा। C4 पौधे में बिल्कुल वैसे ही यहाँ बंडल शीथ में चलती है। C4 प्लांट्स में ये कहाँ, मेसोफिल में नहीं चलती। मैंने अभी बोला ना कहाँ चलती है, बंडल शीथ सेल में, बिल्कुल सेम तरीके से। बस फ़ायदा क्या होगा, इससे फोटो रेस्पिरेशन का चांस नील हो जाएगा और प्रोडक्टिविटी और ईल्ड बढ़ जाती है, प्रोडक्टिविटी और ईल्ड बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, आइए मैं अब आपको एक टेबल दिखाता हूँ जिसमें डिफरेंसेस दिया है C3 और C4 प्लांट्स में। ये बहुत हेल्पफुल होगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। C3 प्लांट्स जो होते हैं मोस्टली कैसे होते हैं बताइए, C3 प्लांट्स होते हैं मोस्टली डाइकॉट, रेयरली मोनोकॉट। C4 कैसे होते हैं, मोस्टली मोनोकॉट, रेयरली डाइकॉट। चलिए पहला पॉइंट C3 प्लांट के लिए पढ़ते हैं। CO2 फिक्सेशन केवल मेसोफिल सेल में होगा, ओनली मेसोफिल सेल में होगा। यहाँ CO2 फिक्सेशन मेसोफिल में भी हुआ था और बंडल शीथ सेल में। यहाँ पे इनिशियल CO2 फिक्सेशन, यहाँ फाइनल CO2 फिक्सेशन। ठीक है बच्चों, CO2 एक्सेप्टर केवल एक ही था, RUBP ओनली। कहाँ प्रेजेंट था, मेसोफिल सेल में। यहाँ दो CO2 एक्सेप्टर थे। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर का नाम क्या था, पेप। सेकेंड, और ये कहाँ पाया गया था, मेसोफिल में। RUBP जो होता है ये सेकेंडरी CO2 एक्सेप्टर था, ये कहाँ पाया गया, बंडल शीथ सेल में। तो बंडल शीथ सेल में पाया गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट को देखिए। जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बना था उसमें कार्बन की संख्या 3 थी और उस कंपाउंड का नाम क्या था, PGA, फास्फोग्लिसरिक एसिड, इसलिए साइकिल का नाम C3 साइकिल, प्लांट का नाम C3 प्लांट। यहाँ चेक करिए, जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बना उसमें 4 कार्बन थे और उसका नाम था OAA, इसलिए साइकिल का नाम C4 साइकिल। यहाँ एनाटॉमी क्रैंच टाइप की नहीं थी,
यहाँ पर एनाटॉमी क्रैंच या वृत्त टाइप की थी, याद आया। ग्रेनम इज प्रेजेंट इन मीजोफिल सेल, यहाँ पे ग्रेनम प्रेजेंट होता है मीजोफिल सेल में, यहाँ ग्रेनम प्रेजेंट होता है मीजोफिल सेल में, लेकिन एब्सेंट होता है बंडल सीथ सेल में। तो कई बार पूछा गया ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, तो ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन बंडल सीथ सेल। यहाँ नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट होता है एक प्रकार का, वो भी यहाँ डाईमॉर्फिक होता है 2 प्रकार का, मतलब मीजोफिल सेल का और बंडल सीथ सेल का, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था लो टेम्परेचर के लिए अडेप्टेड होते हैं। मैंने क्या बोला था, ट्रॉपिकल की टेम्परेट आपको लास्ट लेक्चर में बताया गया था टेम्परेट, और आज इसके लिए बताया गया था ट्रॉपिकल। तो बताइए जो लो टेम्परेचर के लिए अडेप्टेड होंगे उनको बोलते हैं टेम्परेट प्लांट, यानी C3 प्लांट जो होते हैं टेम्परेट के लिए अडेप्टेड होते हैं। और आज ही पढ़ा है C4 प्लांट अडेप्टेड होते हैं बच्चों ट्रॉपिकल हैबिटेट के लिए। इसीलिए इसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री दिया है, इसके लिए 30 से 40 डिग्री एनसीईआरटी में दिया है, कभी कभार 45 डिग्री भी होता है, आप 40 कर लो। फिर आगे फिक्सेशन ऑफ CO2 50 ppm तक होगा और इसका लेस देन 10 ppm तक होता है, ध्यान दीजिएगा। यानी ये हाई CO2 को टॉलरेट कर सकते हैं, ये लो CO2 को टॉलरेट करते हैं। इसलिए ग्रीन हाउसेस में कौन से पौधे ग्रो कराए जाते हैं, तो आप बताओगे C3 प्लांट, जैसे बेल पेपर और टोमेटो। बेल पेपर और टोमेटो, बेल पेपर बच्चों शिमला मिर्च। लेस एफिशिएंट ड्यू टू द हायर फोटो रेस्पायरेशन, फोटो रेस्पायरेशन यानी वेस्टफुल साइकिल ज़्यादा चल रही थी, इसलिए एफिशिएंसी ऑफ फोटोसिंथेसिस घट गई थी। ये ज़्यादा एफिशिएंट थी क्योंकि यहाँ फोटो रेस्पायरेशन बिल्कुल लेस या ना के बराबर हो रहा था। RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम यहाँ पर यूज़ हो रहा था, यहाँ पेप्केज भी यूज़ हो रहा था और रुबिस्को भी यूज़ हो रहा था। यहाँ पर C3 पौधों में 18 ATP और 12 NADPH यूज़ हुए फॉर द सिंथेसिस ऑफ 1 ग्लूकोज, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कितने हुए थे, 30 ATP और 12 NADPH2 फॉर द सिंथेसिस ऑफ 1 ग्लूकोज, ठीक है बच्चों। तो एफिशिएंट एट, अगला डिफरेंस देखिए 12 वाला पॉइंट, एफिशिएंट एट लो CO2, ये लो CO2 पे एफिशिएंट हो सकता है, ये हाई CO2 पे एफिशिएंट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल दिया है जैसे पैडी यानी धान वगैरह के पौधे होते हैं, वीट का, पोटैटो का एंड सो ऑन, इसी तरह अलग अदर्स प्लांट भी होते हैं। इसमें दिया शुगर केन, मेज, सॉर्गम, एमरंथस यानी चौराई एंड सो ऑन, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो बार बार वीडियो देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि मैं आपसे हमेशा कहता हूँ जितना ज़्यादा आप ये करेंगे आपको तो बेनिफिट होगा और मुझे ये एनर्जी की तरह रियलाइज़ होता है, मतलब हम लोग का जो उत्साह है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, टेक केयर।